12 अक्टूबर, रात के ठीक 11:45। सूरत का डूमस बीच अपनी काली रेत और एक रूहानी सन्नाटे की चादर ओढ़े सामने था। आर्यन ने जैसे ही अपनी पुरानी कार का दरवाजा बंद किया, उसकी गूंज उस वीराने में किसी चीख की तरह सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उस अजीब काली रेत के नीचे कुछ सरसरा रहा है, कुछ जो जाग रहा है। उसी पल सन्नाटे की उस गहरी परत को चीरती हुई एक बेहद धीमी और ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। हवा का वो झोंका किसी इंसानी सांस जैसा था, जो सीधे उसके कान के पास आकर रुक गया। कोई उसका नाम पुकार रहा था, आर्यन। घबराकर उसने अपनी पुरानी टॉर्च जलाई, जिसकी तीखी पीली रोशनी ने अंधेरे की उस घनी चादर को बीच से फाड़ दिया। रोशनी जहां भी गिरती, उस मरे हुए कोयले जैसी काली रेत पर कुछ पद चिन्ह दिखाई देते, जो किसी भी कोण से इंसानी नहीं थे। आर्यन का दिल किसी नगाड़े की तरह बजने लगा था। जब उसने उन अजीब पद चिन्हों की दिशा देखी, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो निशान समुद्र की तरफ नहीं जा रहे थे, बल्कि लौटकर उसकी कार की तरफ ही बढ़ रहे थे। तभी कार का अलार्म अचानक चीख उठा, जिसकी गूंज ने पूरे समुद्र तट को हिलाकर रख दिया। कार की खिड़की पर एक काला चिपचिपा हाथ दिखाई दिया, जो अंदर से बाहर की तरफ खिड़की को खरोंच रहा था। आर्यन बिना सोचे समझे पीछे की ओर भागा, लेकिन उसका पैर किसी पुरानी लकड़ी से टकराया और वो उस ठंडी काली रेत पर जा गिरा। रेत पर गिरते ही उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं था। कुछ ठंडी अदृश्य उंगलियां रेत के भीतर से निकलकर उसके टखने को जकड़ रही थीं। उसने अपनी पूरी ताकत से टॉर्च को उठाया और रोशनी समुद्र की लहरों पर डाली, जहां दर्जनों काली बिना चेहरे वाली आकृतियां पानी से निकलकर किनारे की ओर रेंग रही थीं। वो आकृतियां कोई आवाज नहीं कर रही थीं, बस एक भयानक लय में उसकी तरफ बढ़ रही थीं, जैसे सदियों पुराना कोई श्राप अचानक जाग गया हो। आर्यन अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हुआ और घनी कंटीली झाड़ियों की तरफ भागा, जहां कभी इस इलाके का पुराना शमशान हुआ करता था। झाड़ियों के पीछे चारों तरफ जली हुई लकड़ियां और पुरानी राख बिखरी पड़ी थी, जहां हवा में आज भी मांस के जलने की गंध महसूस की जा सकती थी। उसे सामने एक पुरानी जर्जर झोपड़ी दिखी। वो बिना सोचे समझे उसके अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन झोपड़ी के अंदर का तापमान बाहर से भी ज्यादा ठंडा था और दीवारों पर अजीबोगरीब सूखे हुए खून जैसे लाल रंग के निशान बने हुए थे। अचानक उसकी त्वचा पर किसी चीज के टपकने का एहसास हुआ, एक ठंडी गाढ़ी बूंद। आर्यन ने जैसे ही ऊपर देखा, डर की मारी उसका गला पूरी तरह रुंध गया। छत से एक लाश लटकी हुई थी, जिसका चेहरा हूबहू आर्यन जैसा था और उसकी पथराई हुई आंखें धीरे से खुल रही थी। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो झोपड़ी के कोने में सिमट गया, जबकि ऊपर लटकी वो हमशक्ल लाश हवा में झूलते हुए उसके और करीब आने लगी। उस लाश के सूखे और जमे हुए होंठ धीरे से हिले। उस फटी हुई अमानवीय आवाज ने पूरे कमरे की हवा को जमा दिया। तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते आर्यन, क्योंकि तुम पहले ही मर चुके हो। आर्यन ने अपनी चीख को दबाया, दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागा, जहां अब कोहरा इतना घना हो चुका था कि उसे अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। भागते भागते उसे ठंडी हवाओं के बीच कई लोगों के रोने और गिड़गिड़ाने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो अचानक रुक गया, क्योंकि उसके सामने रेत से एक पुराना जंग लगा बोर्ड निकला हुआ था, जिस पर लिखा था, यहां प्रवेश वर्जित है, ये मृत आत्माओं का विश्राम स्थल है। बोर्ड को देखते ही उसके पीछे से वही चिपचिपी सरसराहट फिर से सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज रेत पर घिसट रही हो। उसने मुड़कर देखा तो उसकी कार, जो काफी दूर थी, अब उसके ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन उसका रंग अब पूरी तरह हड्डियों जैसा सफेद हो चुका था। कार के अंदर से फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज आर्यन की मृत मां की थी। बेटा, घर आ जाओ, यहां बहुत ठंड है। अतीत के इस भयानक जाल ने उसे कुछ पलों के लिए कमजोर जरूर किया, लेकिन अगले ही पल आर्यन को समझ आ गया कि जो सामने है वो सत्य नहीं, बल्कि एक छलावा है, जो उसे मौत की नींद सुलाने के लिए बिछाया गया है। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत समेटकर वो उस अंधेरे पर चिल्लाया, तुम सच नहीं हो। और उसकी चीखते ही वो पूरी मायावी दुनिया किसी कमजोर कांच की तरह तड़क कर बिखरने लगी। जब रोशनी कम हुई तो सब कुछ गायब हो चुका था। हर तरफ सिर्फ एक गहरा भयानक सन्नाटा था। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। वो उस काली रेत में घुटनों तक धंस चुका था और वो रेत दलदल की तरह उसे नीचे खींच रही थी। तभी दूर समुद्र के बीच से एक विशाल जलती हुई आंखों वाली आकृति ऊपर उठी, जो किसी प्राचीन समुद्री राक्षस जैसी लग रही थी। उस राक्षस की गूंजती हुई आवाज ने पूरे टापू को हिला दिया। तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम इस रेत का हिस्सा बनोगी।
अचानक रेत के अंदर से हजारों की संख्या में काली हड्डियां बाहर निकलने लगी, जो आपस में जुड़कर एक पिंजरा बनाने लगी। उन हड्डियों पर सड़ा हुआ मांस उभरने लगा और देखती ही देखती वे उन लोगों के शरीरों में बदल गई जो कभी इस तट पर जलाई गई थी। आर्यन ने अपनी जेब से अपनी दादी का दिया हुआ पुराना चांदी का ताबीज निकाला। उसने अपनी आंखें बंद की, एक आखिरी प्रार्थना की और अपनी पूरी ताकत से उस ताबीज को रेत के भीतर गाड़ दिया। एक जोरदार धमाके के साथ पूरी जमीन फट गई और नीले की ऊर्जा ने उस विशाल राक्षस और उन रूहों को हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में वापस धकेल दिया। चारों ओर एक अजीब शांति छा गई, लेकिन अब वो काली रेत पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, जैसे किसी ने पूरे तट पर राख बिछा दी हो। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। उसने देखा कि उसकी वो सफेद कार अब खुद ब खुद समुद्र के काले पानी में डूब रही थी। उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि जो चीज इस तट ने एक बार ले ली वो अब वापस नहीं मिल सकती। आर्यन पैदल ही उस सफेद राख के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। कोहरे के बीच उसे एक छोटा बच्चा साइकिल पर बैठा दिखाई दिया, जिसकी उंगलियों से रिसता हुआ अंधेरा सीधे उस सफेद राख पर गिर रहा था। उस बच्चे ने एक पतली आवाज में पूछा, क्या तुमने मेरा घर देखा है? वो रेत के नीचे खो गया है। आर्यन ने बिना पीछे मुड़े, बिना जवाब दिए अपनी गति बढ़ा दी, क्योंकि डूमस बीच पर पीछे मुड़कर देखना मौत को दावत देना है। सूरज की पहली किरण के साथ आर्यन शहर की एक सुरक्षित सड़क पर होश में आया। सुबह की धूप चारों तरफ थी, सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी खोली, उसके हाथ में अब भी डूमस बीच की वो थोड़ी सी काली रेत बची थी, जो ये याद दिला रही थी कि वो रात कोई सपना नहीं थी। तो भाइयों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड स्मृति संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।